आज जो हम बात करने वाले हैं वो हाइड्रोजनेशन पे बात करेंगे और कैसे एल्कीन से एल्केन को बनाएंगे, कैसे एल्काइन से एल्कीन को बनाएंगे। बेसिकली जो बहुत ज़्यादा बात करने वाले हैं वो एल्काइन से एल्कीन पे बात करेंगे। फिर उनका कुछ डे टू डे लाइफ में कहाँ पे यूज़ है। जैसे आप जानते हैं एल्काइंस और एल्कीन्स क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। तो आपने सुना होगा ना कि मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है ना। तो जो फैट होता है इसमें भी हाइड्रोकार्बन की चेन आपको देखने को मिलती है जिसमें भी मल्टीपल बॉन्ड होते हैं। तो उनको भी हम मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ करके हाइड्रोजनेट करते हैं। तो कैसे वहाँ पे हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस मल्टीपल बॉन्ड को तोड़ते हैं और क्या वहाँ पे यूज़ होता है। और ऐसे ही कई सारी जगह पे हम बात करेंगे। ठीक है ना। थोड़ा सा अभी हम बात करेंगे सिस और ट्रांस के बारे में। आपने सुन रखा होगा जिन्होंने कन्फर्मर्स मेरे साथ पढ़ा होगा तो। और बाकी अभी हम और भी बातें करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो रिंग होती है उसमें भी हिंडर्ड रोटेशन होता है जिसकी वजह से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आपको देखने को मिलती है। और जो मल्टीपल बॉन्डेड सेटअप होता है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का या कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का, ये कई सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे जिसमें भी हिंडर्ड रोटेशन होता है। ठीक है ना। हालांकि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का जो ये खास सेटअप है इसके लिए एक अलग से वीडियो आपके पास अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ी बहुत उसका एप्लीकेशन यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो चलते हैं और फिर कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे, हालांकि एल्कीन से एल्केन को बनाना हम पहले भी सीख चुके हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे खास तौर पे विल्किंसंस कैटलिस्ट तब छूट गया था। तो जस्ट वो बताने के लिए फिर से लिख दिया है। और एक नई बात, हेट्रोजीनियस कैटालिसिस और होमोजीनियस कैटालिसिस। अगर कैटलिस्ट सॉल्यूशन में डिजॉल्व कर जाए, हेट्रो मतलब आप जानते हो ना, डिफरेंट। हेट्रो मतलब क्या, डिफरेंट। समझ पा रहे हो। तो अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो और आप उससे क्या हो, थोड़ा डिफरेंट हो, तो आप उसमें डिजॉल्व नहीं कर पाओगे ना। समझ पा रहे हो। मतलब डिजॉल्व ना कर पाए तो हेट्रो, डिफरेंट। होमो मतलब सेम। होमो मतलब क्या, सेम। तो आप अगर ऐसे एक कहानी बना लो कि आप जिसके जैसे होगे उसमें क्या कर जाओगे, डिजॉल्व कर जाओगे ना। तो होमोजीनियस कैटालिसिस का एग्जांपल आपके पास ये है। यहाँ पे जो एक्शन होगा वो होमोजीनियस कैटालिसिस होगी। विल्किंसंस कैटलिस्ट, ट्राइफेनाइल, ट्रिस ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, रोडियम क्लोराइड। और यहाँ पे फाइनली क्या बन जाएगा, तो आपको एल्केन मिल जाएगा। ठीक है ना। अब अगली बात हम करने वाले हैं वो ये है कि एल्काइन से एल्कीन को कैसे बनाएंगे और सिन एडिशन, एंटी एडिशन, इन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको सबसे पहले। देखिए एल्काइंस का हाइड्रोजनेशन हम कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि एल्काइंस का अगर हाइड्रोजनेशन कर रहे हैं तो कई बार कंट्रोल्ड वे में करना होता है अगर आपको एल्कीन तक रुकना है, क्योंकि आपको पता है कि एल्काइंस में दो पाई बॉन्ड्स होंगे। तो दोनों पाई टूट के चार हाइड्रोजन जुड़ करके और सीधा एल्केन तक रिएक्शन जा सकती है। तो अगर आपको एल्कीन तक रिएक्शन को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि यहाँ पे एक और पाई बॉन्ड है और फर्दर एडिशन ना हो जाए, फर्दर एडिशन हो करके ये एल्केन तक रिएक्शन ना चली जाए, तो थोड़ा कंट्रोल्ड वे में कुछ कंडीशंस, कुछ कैटलिस्ट को लगाना पड़ता है जो कि एल्काइन के रिडक्शन को कंट्रोल करे, मैनेज करे, ताकि रिएक्शन एल्कीन तक रुक जाए। ठीक है ना। तो कुछ खास कैटलिस्ट का आप यूज करते हैं। सबसे पहला लेंडर्स कैटलिस्ट है। जो होता क्या है, देखो पैलेडियम को हम लेते हैं, मेटालिक पैलेडियम, पीडी आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने। डी ब्लॉक का मेटल है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ लिंक करते हैं, इंटरैक्ट करता है, और उस साथ में क्विनोलिन और लेड एसीटेट का भी हम यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे फाइनली जो हाइड्रोजन है उसका देखो ध्यान से सिन एडिशन होता है। सिन एडिशन को ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आप एक अच्छे लेवल पे, खास तौर पे जेई के लेवल पे अगर आप काम करना चाहते हैं और आपको स्टीरियो केमिस्ट्री की अच्छी सी समझ नहीं है, तो आप कई बारी आते हुए क्वेश्चन को क्या करोगे, एंड में गलत करोगे। तो ऑर्गेनिक में अगर आपकी स्टीरियो क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री अगर आपकी वीक है तो कई बारी आपको अच्छे खासे झटके लग सकते हैं। और तब तो और भी दुख होगा जब आपको क्वेश्चन का 99% चीज़ आ रहा होगा और जस्ट स्टीरियो केमिस्ट्री में आप गलती करोगे, और जो दोनों प्रोडक्ट आप सोच रहे होगे दोनों ही दो अलग अलग ऑप्शंस में होंगे, उनमें से एक सही होगा, क्योंकि आपको समझ अच्छी नहीं है स्टीरियो केमिस्ट्री की, इस वजह से आप क्वेश्चन को क्या कर दोगे, गलत कर दोगे, या पूरी कहानी ही गलत करते चले जाओगे। इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है स्टीरियो केमिस्ट्री का। इसीलिए जिनको दिक्कत हो
तो कन्फर्मर्स के बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में ये सब समझा चुका हूँ। ये सब तुम लोगों के वीक पॉइंट्स होते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले वो सब जाके देख लो, बहुत डिटेल में समझाया है। और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, तो जरा समझो। तो यहाँ पे क्या होगा, सिन एडिशन होगा। और देखो सिन एडिशन का मतलब क्या है कि जो पाई बॉन्डेड सेटअप है, दोनों एज कैसा है, सेम साइड पे है। दोनों एज कैसा है, सेम साइड पे है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास आ जाता है, और वो रहने वाला है कि हम यूज करते हैं लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। आप यूज कर सकते हो, या सोडियम इन लिक्विड अमोनिया यूज कर सकते हो, या लिथियम के साथ इथाइलेमिन, या सोडियम के साथ इथाइलेमिन। मतलब इन चार सेटअप में से कोई भी एक यूज करना है। और ध्यान रहे, इसमें हमने अलग से हाइड्रोजन यूज किया है, बट इसमें अलग से हाइड्रोजन यूज करने की जरूरत नहीं है। अभी मैकेनिज्म भी इसकी बताऊंगा, कैसे यहाँ से हाइड्रोजन क्रिएट होता है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। तो इन चारों कॉम्बिनेशन में से किसी एक कॉम्बिनेशन को आप ले लीजिए। लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन होती है। अगर एग्जैक्टली कहा जाए तो -78 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होती है। और फिर यहाँ पे जो लिंडर से इसमें जो अलग है वो क्या है कि एंटी एडिशन होता है। दोनों एच अगर आप देखो तो कैसे लगे हुए हैं, एक इस साइड लगा है तो एक इस साइड, दोनों ऑपोजिट सेटअप में लगे हुए हैं, ठीक है ना। ऑपोजिट, एंटी, उल्टा, समझ पा रहे हो। तो ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है ना। जल्दी से इतना कर लो। अच्छा, एक छोटी सी बात समझिएगा, जो अभी एल्कीन्स में आपको मैंने बताया था ना कि एल्कीन्स से जब एल्केन को आप बनाते थे ना, पीटी, पीडी और निकल का यूज़ करते हुए आप काम करते थे ना, उनमें से तीनों में से कोई एक आप यूज़ कर लो। तो ध्यान रखिएगा कि उसमें जो हाइड्रोजन का एडिशन होता है एल्कीन पे, वो सिन एडिशन होता है। सिन मतलब एल्कीन में जब दो एच ऐड होंगे एल्केन बनाने के लिए, जो भी प्रीवियस स्लाइड में आपको देखी होगी, तो वहाँ पे सिन एडिशन होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे, अभी हमने देखा लिंडर्स कैटलिस्ट के बारे में, बर्च रिडक्शन के बारे में। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। हम BH3 का यूज़ करते हैं, फॉलोड बाई H2OH+ हम यूज़ करते हैं। और तो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन में अगेन सारा सर्कस जो है वो है। इंपॉर्टेंट बात सबसे ज़्यादा ये है कि सेन एडिशन होगा हाइड्रोजन का, और दोनों एच देखो सेम साइड लगेंगे, ठीक है ना। सिस एल्किन। अभी आगे मैं तुम्हें समझाऊंगा कि सिस को कैसे जेड बोलते हैं, ठीक है ना, सिस और जेड, ठीक है ना। इन चीज़ों को भी रिलेट करूंगा, जेड अल्फ़ाबेट वाला ना। और जो ट्रांस एल्कीन है उसे ई से रिलेट करूंगा, कैसे ई, वो सब बातें आगे चल के होने वाली है, ठीक है ना। P2 कैटलिस्ट, ये कहानी क्या रहने वाली है। P2 कैटलिस्ट होता है जब NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अभी आपके लिए हो सकता है बड़ी बात लगे, बट आगे चल के आपके लिए उतना ही नॉर्मल होगा जब आप ऑर्गेनिक में और आगे बढ़ जाएंगे, जितना कि आज मीथेन का स्ट्रक्चर आपके लिए, ठीक है ना। तो NaBH4 एक रिड्यूसिंग एजेंट है, हम इसका यूज़ कर रहे हैं निकल एसीटेट के साथ, और फिर हमें मिल रहा है Ni2B, इसको P2 कैटलिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जो है अगेन इंपॉर्टेंट बात आपके लिए सबसे खास है, वो क्या, सिन एडिशन करता है ये। और नॉन टर्मिनल एल्काइंस अगर होंगी तो आपको क्या देगा, ये सिस एल्कीन। समझ पा रहे हो, दोनों एच में भी देखो सेम साइड लगे, ठीक है। तो इन बातों को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर देखो तो रिडक्शन के आपको जो चार मेथड पढ़ाए गए हैं एल्काइन से एल्कीन बनाने के, उसमें से सिर्फ बर्च रिडक्शन जो है वो ट्रांस एल्कीन आपको देता है, एंटी एडिशन करता है हाइड्रोजन का। बाकी जितने भी हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन हो, चाहे लिंडर्स कैटलिस्ट हो, चाहे P2 कैटलिस्ट हो, सब के सब क्या करते हैं, सिस एल्कीन बनाते हैं और सिन एडिशन करते हैं। याद रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे बर्च रिडक्शन का मैकेनिज्म देख लो क्या होता है। लिथियम सबसे पहले आप जानते हो आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वो अपना ये देखो, ये फिश एरो है सिंगल वाला, एक इलेक्ट्रॉन इधर देगा। तो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंच जाएंगे, तो बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन जब इस पे जाएंगे तो इस वाले कार्बन पे एक्चुअली पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, इसलिए वो पॉजिटिव किस में बदल जाएगा, रेडिकल में। समझ पा रहे हो, मुझे लगता है इतनी तुम्हारे पास समझ है। और अगर नहीं समझ है तो जाकर रेडिकल्स के बारे में डिटेल में पढ़ो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो जरा, इस नेगेटिव का जो ये रेडिकल एनायन है, ये देखो यहाँ रेडिकल, ये एनायन, ठीक है ना। ये H को गेन करेगा, ये H लग जाएगा। तो अब जो हमारे पास एक खास सेटअप बना उसे बोलते हैं विनाइल रेडिकल, क्योंकि C डबल बॉन्ड C sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से, सॉरी मेरा मतलब है sp हाइब्रिडाइज कार्बन से क्या लगा हुआ है, रेडिकल लगा हुआ है। या आप ऐसा बोल सकते हो कि नेबर क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है।
तो उसके साथ ये मतलब सी डबल बॉन्ड सी के सेटअप से रेडिकल लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं विनाइल रेडिकल। समझ पा रहे हो? बेंजीन रिंग से कंफ्यूज मत हो जाना, वो खास सीन है, वो अलग बात करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देखो, फिर से लिथियम ने एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया, और एक और इलेक्ट्रॉन था, एक और इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। और कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन आप जानते हो ना, एनायन की तरह काम करेगा। और इस तरीके से यहाँ रेडिकल ही क्यों था? क्योंकि रेडिकल इसलिए था क्योंकि यहाँ जब दोनों इलेक्ट्रॉन घूम गए ना, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन छिन गया था, और उसी इलेक्ट्रॉन के बदले में इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ पे रेडिकल आया था। लेकिन यहाँ पे अब इस वाले केस में छेना वाला इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का अपना वाला था वो तो मिल ही गया, साथ में एक एक्स्ट्रा मिल गया, तो इसलिए अब कार्बन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और उस नेगेटिव का यूज करके फिर से इसने H को छीना, और इस तरीके से 2H एंटी एडिशन फॉर्म में आ गए। ध्यान दीजिएगा, ये जो विनाइल एनायन है, ये ट्रांस सेटअप में, ये ट्रांस सेटअप में ज्यादा स्टेबल होगा। किस सेटअप में ज्यादा स्टेबल होगा? ध्यान दो, तो ट्रांस वाले सेटअप में क्या होगा? ये ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, मैं इसको ढंग से बना दे रहा हूँ। ट्रांस वाले सेटअप में ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि दोनों एल्काइल पार्ट जो हैं ये एक दूसरे से ज्यादा दूरी पे हैं, इस वजह से स्ट्रेन इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास आने की वजह से जो आता है वो कम से कम होगा। दैट्स वाई ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। समझ पा रहे हो इतनी छोटी सी बात को? इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफरेंशियली इट इज मोर स्टेबल सेटअप। जो ट्रांस वाला सेटअप है ये ज्यादा स्टेबल सेटअप है, एज बोथ बल्कियर एल्काइल फार्दर फ्रॉम ईच अदर। दोनों एक दूसरे से क्या है? दूर है। जल्दी से इसको बना लो। और देखा तुमने कैसे यहाँ पे एंटी एडिशन हुआ? एंटी एडिशन कैसे हुआ, और कैसे तुम्हें क्या मिला? ट्रांस। क्या मिला? ट्रांस एल्कीन। कर लो जल्दी से, फिर आगे चलते कुछ और बातें करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात जरा बताना मुझे, वो क्या है कि कितनी बारी लिथियम का इस्तेमाल हुआ? तो एक बारी यहाँ, एक बारी यहाँ, यानी कि 2 लिथियम का इस्तेमाल हुआ। कितनी बारी अमोनिया का इस्तेमाल हुआ? एक अमोनिया यहाँ था, एक अमोनिया यहाँ था, यानी कि 2 अमोनिया का भी इस्तेमाल होता है। समझ पा रहे हो? ये दोनों बात को ध्यान रखना। कभी कभी एडवांस लेवल पे इससे भी खेल सकते हैं, ठीक है ना। मैकेनिज्म के अंदर जाकर के घुस के खेलते हैं वो, ठीक है ना। ये नाम याद रखना क्या क्या बनता है। रेडिकल एनायन, विनाइल रेडिकल, विनाइल एनायन। पूछ सकते हैं वर्स रिडक्शन के तीसरे स्टेप में बताओ कौन सा बनता है। समझ पा रहे हो? तो ये सब कहानियाँ मैं बोलता हूँ, चांसेस बहुत कम है, बट तैयार रहो, है ना। करो जल्दी से। अब एक छोटी सी बात, एक छोटा सा क्वेश्चन आपको करना है, और कैसे उसका बना तो लिया होगा पॉज करके। छोटा सा क्वेश्चन ये रहने वाला है कि आपसे कह दें कि उनके पास है हेक्स 3 आइन। क्या है? एक क्वेश्चन वो दे देते हैं, और उस क्वेश्चन में बोलते हैं कि हेक्स 3 आइन है, ये डबल बॉन्ड, ये 3 कार्बन इधर, 3 कार्बन, हेक्स 3 आइन है। और हेक्स, ये हेक्स, अच्छा रिमेनिंग वैलेंसीज पे हाइड्रोजन है यार। मैं इतनी तुमसे उम्मीद करूँ ना, करो यार, ज़्यादा सही रहेगा, हाइड्रोजन लगा दो। कुछ भाई लोग इससे भी कंफ्यूज हो सकते हैं। खैर, मैं कह रहा हूँ कि रिडक्शन करके ई, ये हेक्साइन कर दो इसे जरा, ज़्यादा सही रहेगा। रिडक्शन करके ई हेक्स 3 आइन बनाना है। क्या बनाना है? हेक्स 3, सॉरी इन बनाना है, और जेड हेक्स 3 इन बनाना है। समझ पाओ? इसका मतलब क्या हो गया? देखो, जो ई है उसको तुम्हें क्या समझना है कि ये ट्रांस की कहानी है, जेड जो है ये सिस की कहानी। कैसे याद रखोगे? सिस, तुम याद रखो फिज, है ना। तो सिस और जेड, सिस करके तुम उसे याद रख सकते हो। ये कैसे सिस के लास्ट में जेड को ले आओ, मतलब सिस और जेड क्या है, ये एक पैटर्न की कहानी है, ठीक है ना। बाकी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं, वो कैसे हैं वो तुम्हें ज्योमेट्रिकल वाले सेटअप में बताया जा चुका है, उसको जाके देख लो, ठीक है। तो कैसे बनाओगे? अब यहाँ पे एंटी एडिशन करना पड़ेगा, और जब ई बनाना है तो एंटी एडिशन के लिए तुम्हें पता है ना, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया यूज करना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे अगर आपको सिस बनाना है तो आप P2 यूज कर सकते हो। आप और क्या यूज कर सकते हो? आप हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन कर सकते हो। HBr बोले तो हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। और क्या कर सकते हो? लिंडर्स कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो। LC बोले तो लिंडर्स कैटलिस्ट, लैंड क्रूजर नहीं है, ठीक है ना। खैर, अच्छा है, जल्दी से कर लो। देखो जरा ध्यान से कि कहाँ कहाँ पे ये हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस रोल प्ले करती है, तो उसके बारे में जरा जान लो। कुछ उसके रिगार्डिंग कुछ खास पॉइंट्स है, आपको पता होगा ना। ऑयल्स और फैट्स के बारे में आप सुनते हो कि भाई ट्रांस फैट्स क्या करते हैं? नुकसान करते हैं, ठीक है ना। या अनसैचुरेटेड फैट से बचना चाहिए। तो क्यों बचना चाहिए, उसके पीछे की कुछ वजह आपको जानने को मिलेंगी।
और उसमें अनसैचुरेशन या ट्रांस का मतलब है क्या, तो ट्रांस यही है, जब मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे तभी तो सिस ट्रांस पॉसिबल होगा ना, समझ पा रहे हो। तो वहाँ अब मल्टीपल बॉन्ड्स है तो उनके हाइड्रोजनेशन, मतलब जो आप अभी पढ़ रहे हो उसको फैट्स में, रबर्स में वो कैसे उसको अप्लाई कर सकते हो वो अभी आप देखने वाले हो, ठीक है ना। तो कुछ छोटी छोटी बातें जैसे क्या ध्यान रखना है इनका, खास तौर पर एडवांस लेवल पे ज़्यादा आपके काम के, कभी भूले से कुछ आ जाए इसमें से, बाकी तो एक ऑर्डिनरी लेवल पे तो उम्मीद बहुत कम ही कर सकते हैं। पार्शली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल्स हैव लॉन्गर शेल्फ लाइफ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, सीधा बात है, ये पहली बात खत्म हो गई। दूसरी बात, अनसैचुरेटेड फैट अलाइन लेस इवनली ड्यू टू किंग्स, किंग्स KINGS, किंग्स क्या होती है, देखो ये सिस डबल बॉन्ड देन सैचुरेटेड फैट, हेंस दे हैव लेसर मेल्टिंग पॉइंट। मतलब देखो ये जब जो अनसैचुरेटेड फैट जहाँ होगा, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स होंगे ना, तो उसमें देखो एक चेन, लंबी सी चेन होती है, ये लंबी सी क्या होती है, चेन होती है, उसका कुछ हिस्सा मैंने आपको दिखाया है, ये पूरी लंबी सी चेन चलती है, ठीक है ना, इतनी इतनी ऐसी नहीं होती जैसी तुम्हें दिखाई है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा तुम्हें दिखाया है कि ये आपका होता है सैचुरेटेड फैट, कुछ इस तरीके से एक सीधी लाइन की तरह होता है लगभग, है ना, सीधा जा रहा होता है एक थ्रेड की तरह। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैट होते हैं उसमें क्या आपको देखने को मिलेंगे कि सिस मैनर में डबल बॉन्ड्स होंगे, और इस तरीके से अब जैसे ये सीधी लाइन देखो इधर, जैसे मान लो सीधी लाइन ऐसे चल रही थी, सीधी लाइन यहाँ जा रही थी, अब बीच में से किंग्स बन गए, बीच में क्या बन गई है, ये किंग्स बन गए, तो ये अच्छे से फिट नहीं हो पाएंगे, और फिट नहीं हो पाएंगे तो आप जानते हो पैकिंग अगर खराब होगी तो मेल्टिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे ना, इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन वीकर हो जाएंगे ना, तोड़ना मेल्ट कराना आसान हो जाएगा ना, तो ये पॉइंट हो गया। अगला देखो, oils contains higher fraction of fatty acids with one or more double bonds than fats, ये बात आपको ध्यान रखनी है। In most oils and natural fats unsaturation sites, मतलब ऑयल और फैट्स में जिसमें अनसैचुरेशन आपको दिखेगा, अनसैचुरेटेड फैट और ऑयल्स में, तो उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो कैसी वाली होगी, सिस कॉन्फ़िगरेशन, कैसी होगी, सिस कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको ध्यान, अरेंज्ड इन सिस कॉन्फ़िगरेशन, समझ आया। The catalyst which is used for, अब अगला पॉइंट है, the catalyst which is used for hydrogenation converts some of these double bonds, जो डबल बॉन्ड्स है ना, इनको कुछ को अननेचुरल ट्रांस सेटअप में कन्वर्ट कर देता है, मतलब जो कैटलिस्ट आप हाइड्रोजनेशन पर्पस के लिए यूज करते हो ना, समझ पा रहे हो, कई बारी तो उसमें क्या होता है कि जो आपका ट्रांस वाला, जो जैसे नेचुरल आपका सिस सेटअप है ना, सिस में होना चाहिए था, लेकिन कुछ ऐसे भी क्रिएट हो जाते हैं जो अननेचुरल ट्रांस सेटअप होता है, और ये हमारे लिए क्या होता है, नुकसानदेह होते हैं, किस किस तरीके से, तमाम कोलेस्ट्रॉल के लेवल पे प्रॉब्लम्स करते हैं, और कोलेस्ट्रॉल आप जानते हो ना, जो आपके ब्लड वेसल्स हैं उनके लिए उनका कैसा साइज़, उनका कैसा, जैसे मान लो एक नॉर्मल ब्लड वेसल्स आपकी इस साइज़ की हैं, तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से क्या होगा, धीरे धीरे इनके साइज़ डायमीटर क्या होगा, जो ब्लड फ्लो का है वो घटता जाएगा ना, इस तरीके से क्या होगा, तमाम हार्ट रिलेटेड आपको डिसऑर्डर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो कुछ ये बात है, ट्रांस फैटी एसिड्स एज एक्सपेरिमेंट, देखो अभी जो ट्रांस फैटी एसिड्स के बारे में जो कहानी हमारी है ना जानकारी की, वो चल ही रही है, लेकिन अभी जितना हुआ है ना उसके बेसिस पे कहा जाता है कि ये सीरम लेवल को इंक्रीज करता है, ठीक है ना, जिससे क्या होता है, जिससे कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क बढ़ता है, समझ पा रहे हो। तो ये बात याद रखना, फैट क्या होता है, जिनको पता है अच्छी बात है, नहीं पता थोड़ा जान लो। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलकर फैट बनता है, फैट एक तरीके का एस्टर होता है, कार्बोक्सिलिक, देखो फैटी एसिड क्या है, हायर कार्बोक्सिलिक एसिड है, 15 कार्बन 16 कार्बन है ना चेन में लगे होते हैं, और फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड आप लगा देते हो, ठीक है ना, पामिटिक एसिड, स्टेरिक एसिड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो कि बायोमोलिक्यूल में थोड़ा तुम्हें देखने को मिलेगा, ठीक है। ये ग्लिसरॉल हो गया, और एस्टर लिंकेज होता है, तो फैट का ये सीन तुम्हारे पास है, ठीक है ना। और आपकी जो बड़ी सी चेन है, अगर उसमें मल्टीपल बॉन्ड्स दिखे तो अनसैचुरेटेड फैट, और अगर नहीं दिखे तो सैचुरेटेड फैट, और अगर एक ही अनसैचुरेशन आपको दिखा मल्टीपल सेटअप तो मोनो अनसैचुरेटेड सेटअप है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट मूफा बोलते हैं, और अगर बहुत सारे डबल बॉन्ड्स अगर आपको दिख गए तो पॉली अनसैचुरेटेड फैट, जिसको पुफा बोलते हैं, प्यूफा या पूफा जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है, शॉर्ट में लोग बना रखे हैं, तो इन सबको जल्दी से लिख डालो, बना लीजिए भाई, फिर आगे चलते हैं। देखो भाई, यहाँ पे नेचुरल रबर की कहानी जो सिस आइसोब्यूटाइलिन उसका मोनोमर है, इसके बारे में पॉलीमर सेक्शन में पढ़ने को मिलेगा, इसका स्ट्रक्चर बना दिया। तो ये जेड सेटअप में आपको मिलेगा, नेचुरली मोस्ट ऑफ द जो सैप ऑफ ट्री है ना उससे आप निकालते हो नेचुरल रबर को, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, देखो यहाँ पे अनसैचुरेशन साइट्स हैं जो कि सिस वाले सेटअप में लगती हैं। अच्छा ध्यान दो,
सिस या जेड, जेड के सेटअप में लगती है। जेड क्यों होता है, ये कैसे जेड है, इस बात को डिसाइड करना आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के सेक्शन में दिखाया गया। जिनको डाउट है वो जाके वहाँ से पढ़ लो, क्योंकि इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये बल्कियर पार्ट है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड ये बल्कियर पार्ट है, दोनों सेम साइड है, इसलिए ई। यहाँ पे देखोगे तो ये बल्कियर पार्ट है और इधर तो ये बल्कियर पार्ट, दोनों सेम साइड है, इसलिए क्या हो जाएगा ई। सेम ऐसा कहानी यहाँ भी लग गया है, तो इसके बारे में ये ट्रांस यानी कि ई वाले सेटअप में लगेगा, ठीक है ना। अब ये ई और जेड ये सब जाके ज्योमेट्रिक वाले सेटअप में देखो जिसको दिक्कत है। तो फाइनली E1 E2 और बहुत सारी जगह पे पढ़ाया। अब उसको समराइज कर रहा हूँ। क्या है कि स्मॉल बेसिस ऑफ हाइड्रोक्साइड और इथॉक्साइड जैसे, तो सैडजेफ एल्कीन या उसी को जैड से बोलते हैं, वो मेजर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगी, वही मेजर होगी, वही बनेगी, ठीक है ना। एंटी कोप्लेनर ट्रांजिशनल स्टेट आपको बताया था, स्टैगर्ड फॉर्म, ज़्यादा स्टेबिलिटी, स्ट्रेन कम। बायोमोलिकुलर E2 का मतलब क्या है, रेट RDS बोले तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में बायोमोलिकुलर होगा। लेकिन ध्यान रहे अगर बल्कियर बेस यूज कर दोगे तो E2 से काम चलेगा तो, लेकिन वहाँ पे हॉफमैन एल्कीन मेजर हो जाएगी। इसका एग्जांपल क्या है, पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड हो गया, ट्राईथाइलमीन हो गया, तो वो हॉफमैन एल्कीन। एक और यहाँ पे लिख लो क्या, C2H5 होल थ्राइस N, ट्राईथाइलमीन, तो वो भी यही करेगा। E1 में क्या होगा, कोई स्ट्रॉन्गर बेस नहीं होना चाहिए, कई बार सॉल्वेंट ही बेस की तरह पे काम करता है इन जनरल। और यहाँ पे कार्बोकेटायन जो होगा वो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है और यूनिमोलिकुलर है RDS है। बहुत डिटेल में इन सबको बताया है, बस समराइज कर रहा हूँ। बाकी जिनको दिक्कत है डिटेल में जाके देखो, वीडियोज अवेलेबल है, ठीक है।